हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और आज हम बिजबॉयलर के एपिसोड में इस हफ्ते के बिजनेस अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन सिटी के बारे में और ऐसे स्टार्टअप के बारे में जो ग्रैंड किट्स ऑन डिमांड देता है। साथ में कुछ यूनिकॉर्न्स की, कुछ फंडिंग्स की, कुछ मर्जर्स की, कुछ आईपीओस की और कुछ इसी तरह की बिजनेस से रिलेटेड बातें। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपकमिंग आईपीओस के बारे में। तो कल से मतलब कि 30 नवंबर से स्टार हेल्थ अलाइड इंश्योरेंस का आईपीओ के लिए एप्लीकेशन शुरू होने वाले हैं जो 2 दिसंबर तक चलने वाले हैं। जैसे कि नाम में लिखा है, ये एक इंश्योरेंस कंपनी है जो कि हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस में काम करती है। पिछले 15 साल से ये कंपनी मार्केट में है और स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस में इसका मार्केट शेयर 59.50 है, जो कि काफी अच्छा है। अब आप बोलेंगे कि स्टैंड अलोन इंश्योरेंस क्या होता है? तो देखिए, स्टैंड अलोन इंश्योरेंस मतलब ऐसा इंश्योरेंस जो आपकी किसी स्पेसिफिक रिस्क को कवर करता है और कोई ब्रॉड रिस्क को कवर नहीं करता। अब इसे एग्जांपल समझते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने कोई नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो वो आपके हेल्थ के हर एस्पेक्ट को कवर करती है, राइट? लेकिन मान लीजिए आपने कोई कैंसर की हेल्थ पॉलिसी ली है। इसका मतलब क्या है कि कैंसर से होने वाले हेल्थ इश्यूज ही उसमें कवर किए जाएंगे। तो ये होती है स्टैंड अलोन। इसमें सिर्फ आपकी एक स्पेसिफिक रिस्क कवर की जाती है। तो यदि हम आईपीओ के प्राइस रेंज की बात करें तो इसका आईपीओ का जो बैंड है वो 870 से लेकर 900 तक का होने वाला है और इसमें मिनिमम क्वांटिटी जो शेयर की आपको लेनी होगी वो है 16 क्वांटिटी। तो इसके बाद यदि हम नेक्स्ट आईपीओ की बात करें तो नेक्स्ट आईपीओ है टेगा इंडस्ट्रीज का, जिसके एप्लीकेशंस 1 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर तक के बीच रहने वाले हैं। टेगा इंडस्ट्रीज जो है वो माइनिंग में यूज होने वाले इक्विपमेंट्स और जो रिकरिंग कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स है वो बनाती है। जो पॉलीमर बेस्ड मिल लाइनर्स होते हैं उसमें ग्लोबली ये कंपनी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो यदि हम इसके आईपीओ के प्राइस रेंज के बारे में बात करें तो वो 433 से लेकर 453 के बीच में होने वाला है और मिनिमम क्वांटिटी आपको 33 शेयर की बाय करनी होगी। इसके बैलेंस शीट में एक अच्छी चीज ये है कि जो इसका डेट है वो लगातार कम हो रहा है और साथ में जो इसका एग्जिस्टिंग डेट टू इक्विटी रेशो है वो 0.35 का है, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर है। तो इस कंपनी के साथ जो डेट है वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में है। यदि मैं आपसे आईपीओस के वर्ल्ड के बारे में आगे बात करूं तो पेटीएम के साथ जो हुआ वो तो आपको पता ही है। तो यहां पर पेटीएम के हादसे के बाद मोबीक्विक ने सोचा बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तो उन्होंने अपना आईपीओ पोस्टपोन कर दिया है। जो मोबीक्विक है वो भी एक पेमेंट बिजनेस में ही है। मार्केट में अभी जो रिसेंटली करेक्शन आए हैं तो वो करेक्शन कहां तक जाते हैं तो देखने लायक बात होगी। तो देखते हैं मोबीक्विक का आईपीओ कब आता है। तो आईपीओ के बारे में फिलहाल तो इतना ही था। अब हम बात करते हैं इस हफ्ते की सबसे इंटरेस्टिंग खबर के बारे में, जो है बिटकॉइन सिटी के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना, बिटकॉइन सिटी। एल सल्वाडोर याद है आपको? एल सल्वाडोर वही सेंट्रल अमेरिका की वही कंट्री जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर बना दिया है। मतलब कि वहां पर अब यूएस डॉलर के साथ साथ बिटकॉइन में भी आप पेमेंट कर सकते हैं और हर किसी को वो पेमेंट एक्सेप्ट करना होगा क्योंकि वो उस कंट्री का एक लीगल टेंडर बन चुका है। तो वहां के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक बिटकॉइन सिटी प्लान की है और ये जो बिटकॉइन सिटी है दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी होने वाली है। तो ये जो सिटी है ये ला यूनियन के ईस्टर्न रीजन में बनने वाली है। अब इस सिटी की कुछ खास बातें हैं, जैसे कि इस सिटी में वैसे तो एयरपोर्ट से लेकर हाउसिंग और कमर्शियल रियल एस्टेट तक सारी की सारी फैसिलिटीज होने वाली है। लेकिन इस सिटी की जो सबसे अच्छी बात है, जो सबसे मजेदार बात है वो ये है कि इस सिटी में कोई भी टैक्स नहीं होने वाला है सिवाय वैट के। वैट आपको बस 10% देना होगा, ऐसा भी प्रपोज किया गया है, 10%। उसके बाद कोई इनकम टैक्स नहीं, कोई वेल्थ टैक्स नहीं, कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं, कोई भी टैक्स आपको नहीं देना होगा। अब इसे बिटकॉइन सिटी क्यों कहते हैं? इसलिए नहीं कि इसमें बिटकॉइन लीगल टेंडर होगा, वो तो होगा ही क्योंकि एल सल्वाडोर के हर सिटी में बिटकॉइन अब लीगल टेंडर हो चुका है। इसे बिटकॉइन सिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो फंडिंग है वो बिटकॉइन बॉन्ड्स के थ्रू होने वाली है। जी हाँ, जो एल सल्वाडोर जो गवर्नमेंट है वो $1 बिलियन के बिटकॉइन बॉन्ड्स मार्केट में लेकर आने वाली है, जो जिनका यील्ड 6.5% के आसपास होने वाला है। तो ये जो गवर्नमेंट है $1 बिलियन रेस कर रही है, जिसमें से $500 मिलियन सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर में और बिटकॉइन माइनिंग में जाने वाले हैं। तो इन दोनों जगह पर ये $500 मिलियन का यूज होने वाला है और जो नेक्स्ट $500 मिलियन है उससे सारे के सारे बिटकॉइन खरीदे जाएंगे। तो इस रेट से लगभग 9,000 के आसपास बिटकॉइन एल सल्वाडोर गवर्नमेंट खरीदने वाली है। लेकिन
अब मजेदार बात यह होगी क्या लोग इस बॉन्ड को खरीदने वाले हैं, क्योंकि जो 6.5% का रेट है वो काफी कम है। लेकिन हाँ, ये जो बॉन्ड है ये बिटकॉइन से बैक्ड होने वाला है, तो यदि बिटकॉइन आगे जाता है तो इसके रिटर्न और भी अच्छे हो सकते हैं। तो ये जो बॉन्ड है और ये जो सिटी है ये पूरी तरह से बिटकॉइन के सक्सेस पर डिपेंड करती है। तो देखने लायक बात तो ये होगी कि आगे 10 साल बाद बिटकॉइन का क्या होता है। यदि बिटकॉइन में सब सही रहा, यदि बिटकॉइन के प्राइसेस आगे बढ़ते हैं, देन इट्स वेल एंड गुड, नहीं तो फिर खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। चलिए, अब बहुत इंटरनेशनल बातें हो गई, अब थोड़ी सी नेशनल बातें कर लेते हैं। एक बहुत ही अच्छी चीज है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए एक शार्क टैंक जैसा टेलीविजन शो लॉन्च किया जा रहा है। अब हुआ क्या था, कुछ दिन पहले सितंबर में दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने 11th-12th के बच्चों को 2,000 रुपए एज अ सीड मनी दिया था, ताकि वो एक अपना एंटरप्रेन्योरशिप का एक आइडिया डेवलप कर सके। ये जो सारी चीजें हैं ये एक बिजनेस ब्लास्टर इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, जो कि उनके एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम के अंडर में आता है। तो इसमें गवर्नमेंट ने फर्स्ट स्टेप में 2,000 रुपए सीड मनी दिया, जिससे बच्चों को आइडियाज डेवलप करने के लिए बोला गया। अभी जो सेकंड स्टेप है वो गवर्नमेंट एक टेलीविजन शो स्टार्ट कर रही है, जिसमें स्टूडेंट जो उनका प्रोजेक्ट है वो पिच कर सकते हैं फॉर लार्जर इन्वेस्टमेंट। तो वहां पर जो भी इन्वेस्टर्स आएंगे उन इन्वेस्टर्स के सामने जो बच्चे हैं अपना प्रोजेक्ट पिच कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें वो शो पॉपुलर होता है या नहीं होता, वो शो सक्सेसफुल होता है या नहीं होता, इट डजंट मैटर एट ऑल। जो चीज मैटर करती है वो ये है कि इस इनिशिएटिव के थ्रू बच्चों में एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट डेवलप होगा। तो दिल्ली गवर्नमेंट का ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि बच्चों में अभी से एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट को डेवलप किया जा रहा है। चलिए, अब एक स्टार्टअप शो के बारे में बात हो गई है, तो अब कुछ स्टार्टअप्स के बारे में बात कर लेते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसे स्टार्टअप की जो ग्रैंड किड्स ऑन डिमांड देता है। अब ये जो स्टार्टअप है इसका एम ये है कि जो एल्डरली सिटीजन्स है उनको लोनलीनेस से बचाया जाए। वैसे जो स्टार्टअप है उसका नाम गुड फेलोज है, और इस स्टार्टअप में रतन टाटा ने भी फंडिंग दिया है। तो ये जो स्टार्टअप है ये यंग और एजुकेटेड लोगों को हायर करता है, जिनकी एज मैक्सिमम 30 साल तक होती है। और ये जो लोग होते हैं ये उन एल्डरली सिटीजन्स को डे टू डे लाइफ में हेल्प करते हैं, उन्हें असिस्ट करते हैं, और इससे एक इंटरजनरेशनल रिलेशनशिप डेवलप होता है, और इससे लोनलीनेस भी कम होने वाली है एल्डरली सिटीजन्स की। तुम बहुत मस्त काम करते हैं मकसूद भाई। तो ये जो एक कंसेप्ट है ये सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन अब इसमें एग्जीक्यूशन रिस्क कितना है, कितने अच्छे से एग्जीक्यूट हो पाता है, ये तो समय के साथ ही पता चलेगा। चलिए, अब कुछ फंडिंग के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपस्टॉक्स के बारे में। मार्केट में ऐसी खबर चल रही है कि जो अपस्टॉक्स है वो $25 मिलियन रेस कर रहा है $3 बिलियन के वैल्यूएशन पे। इसका मतलब इस फंडिंग के साथ साथ जो अपस्टॉक्स है उसका स्टेटस है वो यूनिकॉर्न का हो जाएगा, और साथ ही ये जो फंडिंग है इस फंडिंग को बैकिंग दे रहे हैं टाइगर ग्लोबल, जो अपस्टॉक्स के एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है ही। ऐसा माना जा रहा है कि इस फंडिंग के बाद जो अपस्टॉक्स है वो जीरोधा और ग्रो ऐप दोनों से भी ज्यादा वैल्यू का हो जाएगा। आपको बता दें कि अपस्टॉक्स में रतन टाटा ने भी पहले से इन्वेस्ट किया हुआ है, और जो अपस्टॉक्स है वो एक ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकर है। इसका मतलब आप इसके थ्रू स्टॉक्स खरीद सकते हैं, ETF खरीद सकते हैं, इवन ऑप्शन ट्रेडिंग और IPOs में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये तो थी अपस्टॉक्स के बारे में बात। अब अपस्टॉक्स के बाद हम एक और यूनिकॉर्न स्टार्टअप के बारे में बात करेंगे, वो है नो ब्रोकर। नो ब्रोकर ने रिसेंटली अभी 210 मिलियन का फंडिंग रेस किया है, और उसके साथ उसका जो वैल्यूएशन है वो $1.01 बिलियन तक पहुंच चुका है। इसका मतलब इस फंडिंग के साथ नो ब्रोकर भी अब यूनिकॉर्न बन चुका है। इसमें जो इन्वेस्टर है वो टाइगर ग्लोबल ही है, और साथ में जनरल अटलांटिक भी इसमें एक इन्वेस्टर है। तो जिन्हें नहीं पता, नो ब्रोकर एक प्रॉपर्टी टेक कंपनी है। इसका मतलब आप इसके प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, या फिर आप रेंट आउट कर सकते हैं या रेंट पर ले भी सकते हो। और ये जो सारी चीजें होती है ये बिना किसी ब्रोकरेज के होती है। अब आप पूछेंगे कि कंपनी पैसे कैसे कमाती है, तो देखिए कंपनी के पास अलग अलग सब्सक्रिप्शन पैकेज है, तो ये सब्सक्रिप्शन मॉडल पे काम करती है कंपनी। तो यदि आपको कुछ एनहांस सर्विसेज चाहिए तो आपको ये अलग अलग जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है वो परचेज करने होंगे, और इसी से कंपनी पैसा कमाती है। तो कंपनी का 70% रेवेन्यू सब्सक्रिप्शन से आता है, और जो बचा हुआ 30% रेवेन्यू है वो एडवर्टीजमेंट से आता है। कंपनी के जो प्लेटफॉर्म है उस पर बहुत सारे लोग रजिस्टर्ड है, तो उस चीज का फायदा लेती है कंपनी और एड्स भी रन
करती है। अब इन दोनों यूनिकॉर्न फंडिंग्स के बाद हम आगे एक और फंडिंग के बारे में बात करते हैं और वो है सिंपल एनर्जी। सिंपल एनर्जी एक ऐसी कंपनी है जो ईवी स्टार्टअप है और ये जो ओला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है इसका एक बहुत बड़ा, या मुझे कहना चाहिए एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है सिंपल एनर्जी। इनके जो स्कूटर्स है वो भी ओला जैसे ही हाई रेंज और जल्दी से चार्ज हो जाते हैं, तो ये सारी चीजें इनके स्कूटर्स में भी होती है। तो अभी सिंपल एनर्जी ने $21 मिलियन मतलब लगभग 156 करोड़ रुपए रेस किए हैं। वैसे तो ये जो फंडिंग है ये पहले $15 मिलियन तक की होने वाली थी, लेकिन इन्वेस्टर्स की हाई डिमांड को देखते हुए ये $21 मिलियन पर जाके ओवर सब्सक्राइब हुई। तो ये जो फंडिंग है, ये जो पैसा मिलने वाला है कंपनी को, इसका यूज कंपनी करने वाली है अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने में और नए प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट में। चलिए अब डेवलपमेंट के बारे में बात हो ही रही है तो इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट होने जा रहा है और वो है जी और सोनी का मर्जर। जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया, ये दोनों आपस में मर्ज होने जा रहे हैं और जैसे ये दोनों मर्ज होंगे तो ये सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट कंपनी बनने वाले हैं आपस में। और अगर देखा जाए तो ओटीटी वर्ल्ड में भी इसका बहुत ज़्यादा असर दिखने वाला है, क्योंकि जी के पास उनका एक खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म है ZEE5 करके, और साथ ही सोनी वालों के पास भी अपना खुद का है सोनी लिव करके। यदि दोनों मिल जाते हैं तो वो ओटीटी प्लेटफॉर्म में भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। वैसे इस मर्जर के साथ ही जो सोनी है वो और ज्यादा पैसा डालने वाला है इस मर्ज एंटिटी में। तो सोनी जो पैसा डालने वाला है उसका यूज स्पोर्ट एंटरटेनमेंट में प्रोमिनेंटली किया जाने वाला है। तो अब देखते हैं जी और सोनी का मर्जर कहां तक साथ देता है और ये क्या बड़ा कर पाते हैं। तो देखिए बस इतने ही थे इस हफ्ते के अपडेट्स। तो अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे मंडे को और उस समय बात करेंगे उस हफ्ते के अपडेट्स के बारे में। सो दिस इज अमन साइनिंग ऑफ।